हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स जो होगा उत्तर प्रदेश विशेष, और कुछ राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहली न्यूज है, शहरी क्षेत्रों में 3000 वर्ग मीटर भूमि पर ही खोल सकेंगे निजी स्कूल। 2 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया कि राज्य बोर्ड ने शहरी क्षेत्र में निजी विद्यालय खोलने के लिए 3000 वर्ग मीटर जमीन होना जरूरी कर दिया है, जो पहले 650 वर्ग मीटर थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया कि निजी स्कूलों को मान्यता देने के लिए प्रस्तावित नए मानकों व शर्तों को शासन ने मंजूरी दे दी है। शासन ने यह मंजूरी बोर्ड द्वारा नए नियमों को लेकर आए हुए सुझावों और आपत्तियों का औचित्य न होने की बात कहते हुए खारिज करने के बाद दी है। नई शर्तों के तहत अब शहरी क्षेत्र में विद्यालय खोलने के लिए 3000 वर्ग मीटर जमीन होना जरूरी होगा, जो कि पहले 650 वर्ग मीटर ही थी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में 6000 वर्ग मीटर जमीन की अनिवार्यता होगी, जो कि पहले 2000 वर्ग मीटर थी। इसके अलावा धरोहर राशि में भी कई गुना बढ़ोतरी की गई है। साथ ही स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास व विभिन्न संसाधन होना भी जरूरी कर दिया गया है। अब नेक्स्ट न्यूज है, टाइगर के बाद अब लेपर्ड कैट का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा दुधवा। 28 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के दुधवा पार्क के निदेशक संजय पाठक ने बताया कि प्रदेश के दुधवा और दक्षिणी खीरी के जंगलों में पाई जाने वाली लेपर्ड कैट की पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गिनती होगी और उनको विशेष संरक्षण दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2 महीने पहले दुधवा में हुई वर्कशॉप के बाद अब यह राष्ट्रीय स्तर पर लेपर्ड कैट के संरक्षण की दिशा में काम हो रहा है। विदित है कि दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों को लेकर खास काम होता है। उनकी गिनती और संरक्षण पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन दुधवा में पाई जाने वाली लेपर्ड कैट और उनकी प्रजाति की संख्या पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। अब अगली न्यूज है, अब चौरी चौरा नाम से जानी जाएगी गोरखपुर की मुंडेरा बाजार नगर पंचायत। 27 दिसंबर 2022 को गोरखपुर के एसडीएम शिवम सिंह ने बताया कि गोरखपुर की मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम जल्द ही चौरी चौरा हो जाएगा। शासन के प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नाम परिवर्तन को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जारी कर दिया है। एसडीएम शिवम सिंह ने बताया कि जंगे आजादी के इतिहास में चौरी चौरा का नाम अमिट है। अंग्रेजी हुकूमत की ज्यादतियों के खिलाफ चौरी चौरा में हुए प्रतिरोध के शताब्दी वर्ष के दौरान ही इस ऐतिहासिक स्थल से जुड़े तथ्यों को दुरुस्त करने का अभियान शुरू किया गया है। उल्लेखनीय है कि तहसील और थाने का नाम तो पहले से ही चौरी चौरा था। पहले विधानसभा क्षेत्र का नाम मुंडेर बाजार था। वर्ष 2012 के चुनाव से पहले इस विधानसभा क्षेत्र का नाम भी चौरी चौरा कर दिया गया। मुख्य बाजार मुंडेरा बाजार होने के कारण नगर पंचायत का नाम अभी तक मुंडेरा बाजार ही रह गया, इसलिए इस बाजार का नाम भी अब चौरी चौरा कर दिया जा रहा है। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, यह होगी राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित। अंडमान 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 18 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने 3 राज्यों नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने घोषणा की कि मेघालय में 27 फरवरी को 2023 को मतदान किया जाएगा, वहीं 2 मार्च को मतगणना होगी। नागालैंड में भी 27 फरवरी को मतदान और 2 मार्च को मतगणना होगी। वहीं त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा और 2 मार्च को मतगणना की जाएगी। उल्लेखनीय है कि नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में संयुक्त रूप से 62.8 लाख से अधिक मतदाता हैं। इनमें से 31.47 लाख महिला मतदाता तथा 31,700 विकलांग मतदाता शामिल हैं। 3 राज्यों में चुनाव में भाग लेने के लिए 1.76 लाख से अधिक ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करने वाले हैं। 97,000 मतदाता 80 वर्ष से ज्यादा की उम्र के हैं। यहाँ पर अगर हम मेघालय विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर टोटल 60 सीटें हैं और 31 सीटें अगर मिलती हैं किसी पार्टी को तो वो बहुमत में आ जाएगा। मेघालय में 2018 में 59 सीटों पर ही चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 21 सीटें जीती थी। बीजेपी को यहाँ महज 2 सीटें ही मिल सकी थी। नेशनल पीपल्स पार्टी NPEP को 19 सीटें मिली थी। इसने पीडीएफ और HSPDP के साथ मिलकर सरकार बनाई। इन्होंने मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस MDA बनाया। और वहीं त्रिपुरा विधानसभा की बात करें तो यहां पर 60 सीटें हैं और यहां पर भी बहुमत 31 सीटों पर मिलेगा। राज्य में 2018 में 59 सीटों पर ही चुनाव हुए थे।
यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, उसे 35 सीटें मिली थी। पहले बिप्लब देव सीएम बनाए गए थे, लेकिन मई 2022 में मणिक साहा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और नागालैंड विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर भी 60 सीटें हैं। नागालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार है, नेफ्यू रियो सीएम है। एनडीपीपी 2017 में अस्तित्व में आई थी। एनडीपीपी ने तब 18 और भाजपा ने 12 सीटें जीती थी। दोनों दलों ने चुनाव से पहले गठबंधन किया था। सरकार में एनडीपीपी, भाजपा, एनपीपी और जेडीयू शामिल है। अब आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2022। 18 जनवरी 2023 को एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2022 जारी की गई। एनजीओ प्रथम द्वारा जारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2022 में 2020 और 2021 में स्कूल बंद होने के प्रभाव के साथ साथ 2022 में बच्चों के स्कूल लौटने के प्रभाव को दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार महामारी के दौरान स्कूल बंद होने के बावजूद कुल नामांकन आंकड़े 2018 में 97.2% से बढ़कर 2022 में 98.4% हो गए। वहीं 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लिए समग्र नामांकन आंकड़े 2018 में 97.2% से बढ़कर 2022 में 98.4% हो गए। सरकारी स्कूलों में 2018 में 65.6% से 2022 में 72.9% तक नामांकित बच्चों में तेज वृद्धि देखी गई है। बच्चों की बुनियादी साक्षरता के स्तर में बड़ी गिरावट आई है। उनकी पढ़ने की क्षमता के साथ संख्यात्मक कौशल की तुलना में बहुत अधिक तेजी से बिगड़ रही है और 2012 के पूर्व के स्तर तक गिर रही है। सरकारी या निजी स्कूलों में कक्षा 3 के बच्चों का प्रतिशत जो कक्षा 2 के स्तर पर पढ़ने में सक्षम थे 2018 के 27.3% से गिरकर 2022 में 20.5% हो गया। यह गिरावट हर राज्य में और सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के बच्चों में दिखाई दे रही है। सरकारी या निजी स्कूलों में कक्षा 5 में नामांकित बच्चों का परसेंट जो कम से कम कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं 2018 में 50.5% से गिरकर 2022 में 42.8% हो गया। कक्षा 3 के छात्रों का परसेंट जो कम से कम घटाव करने में सक्षम थे 2018 के 28.2% से गिरकर 2022 में 25.9% हो गया। देश भर में कक्षा 5 के बच्चों का अनुपात जो विभाजन कर सकते हैं 2018 के 27.9% से थोड़ा कम होकर 2022 में 25.6% हो गया है। और इस प्रकार गौरतलब है कि ASER 2022 की रिपोर्ट महामारी और स्कूल बंद होने के परिणाम स्वरूप पढ़ने और अंकगणित में मूलभूत कौशल में सीखने के अंतराल को चौड़ा करने पर प्रकाश डालती है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि नामांकन के आंकड़ों में वृद्धि और वर्तमान में नामांकित बच्चों के अनुपात में कमी के बावजूद बुनियादी साक्षरता और अंकगणितीय कौशल में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो कई वर्षों के सुधार को उलट रही है। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना दिवस। 15 जनवरी 2023 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 148वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दिवस को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अधीन कार्य करता है। यह मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 5 वेधशालाओं को विश्व मौसम विज्ञान संगठन से मान्यता प्राप्त है। ये वेधशालाएं चेन्नई, मुंबई, पुणे, तिरुवनंतपुरम और पंजिम में स्थित हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने लगातार नए अनुप्रयोग और सेवा के क्षेत्रों में कदम रखा है तथा 140 वर्षों के इतिहास में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार निर्मित किया है। इसने भारत में मौसम विज्ञान और वायुमंडलीय विज्ञान के विकास को एक साथ विकसित किया है। वर्तमान में भारत में मौसम विज्ञान एक रोमांचक भविष्य की दहलीज पर है। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।